हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 24 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। सबसे पहला न्यूज़ और करंट अफेयर है दोस्तों। तो यूनियन गवर्नमेंट वांट्स टू माइन यूरेनियम इन मेघालय डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम लोकल खासी ग्रुप्स। एक्चुअली क्या केस क्या है दोस्तों ना, मतलब मेघालय में कुछ साइट है, वो दो साइट का नाम है डोमिया साइट सीएट और वाह काजी। ठीक है, ये दो साइट हैं यूरेनियम की मेघालय में, जिसमें मतलब गवर्नमेंट चाह रही है, यूनियन गवर्नमेंट चाह रही है वहाँ पे माइनिंग करना यूरेनियम का। ठीक है, पर क्या है ना, इसका अपोज तो किया जा रहा है, मतलब अपोज कर रहे हैं, मतलब जो खासी के मतलब जो जनजाति है वहाँ की वो अपोज कर रही है। पर इसके अलावा मतलब ये उनके लिए फर्क नहीं पड़ रहा, वो माइनिंग करेंगे तो करेंगे, मतलब इस तरह का केस आ गया। ठीक है, इनके अपोज करने के बाद भी मतलब गवर्नमेंट रुक नहीं रही है उनको माइन करना, मतलब बहुत ज़्यादा ही अर्जेंट टाइप का। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग को लिए जानना क्या जरूरी है, सबसे पहले तो यूरेनियम साइट जिस पे मतलब ये विवाद हो रहा है, क्योंकि न्यूज़ में अक्सर मतलब चलता है। ठीक है, तो वो कौन सी साइट है, तो डोमियास ईयट और उसके बाद वह काजी, ये दो साइट है मेघालय की। उसके बाद हम लोग को ये जानना है कि वहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो कौन सी है, तो वो खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो कि 6ठे शेड्यूल में इंक्लूड है दोस्तों। अब 6 शेड्यूल क्या है दोस्तों, 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल दो ऐसे शेड्यूल है जो कि मतलब जो शेड्यूल एरियाज है ना उसके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कैसा मतलब क्या चलेगा, मतलब गवर्नेंस कैसी होगी, वो सारा चीज़ 5th शेड्यूल और 6 शेड्यूल में डिफाइंड होता है, ये शेड्यूल्ड एरियाज के लिए। ठीक है, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं दोस्तों, है ना, यो भी मतलब सिर्फ ये चार, मतलब जैसे कि एक तो मतलब 5th शेड्यूल किसके लिए है, वो शेड्यूल्ड एरिया जो कि मतलब इन मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया ना हो, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ना हो, अदर देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वो सब 5th शेड्यूल में आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले 6th शेड्यूल में आते हैं। इसमें 6th शेड्यूल में आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, मतलब इसके तहत मतलब ये लोग अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब अर्जेंसी होगा कुछ पर्टिकुलर टाइप के लिए या फिर कुछ जनजाति के लिए जिनको मतलब लग रहा हो कि उनकी लैंग्वेज या ट्रेडिशन खत्म हो रहा है, तो वो मतलब ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल भी बना सकते हैं। ठीक है, वो अलग है, ये वो रीजनल वाला थोड़ा एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग जान लिए। उसके बाद हम लोग के लिए जानना ये जरूरी हो सकता है, जरूरी है यूरेनियम साइट जो इंडिया में है दोस्तों। ठीक है, तो यूरेनियम साइट अगर देखेंगे एज ए प्रोडक्शन, तो सबसे पहले नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो मतलब एक साइट है माइनिंग वाली जिसका नाम है तुम्मलापल्ली, ये एक यूरेनियम मतलब साइट है जहाँ पे मतलब यूरेनियम माइन किया जाता है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक कुड्डापा और कडापा बेसिन रिजर्व भी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे प्रोडक्शन के हिसाब से जाता है झारखंड, झारखंड का सिंहभूम और जादूगोड़ा। ठीक है, ये दोनों एरिया है जहाँ पे यूरेनियम का माइनिंग होता है। उसके अलावा ये तूरा मधी और मोहुल डीह, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछे डीह डीह याद रखना कहाँ पे है, झारखंड में। ये एक्चुअली क्या क्वेश्चन में बन जाता है दोस्तों कि ये जो साइट है यूरेनियम की फेमस है, ये कहाँ कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो झारखंड हो गया। उसके बाद अलावा मेघालय में पूछ सकता है, महादेव की बेसिन हो गई, मतलब ये अदर हो गए, मेन यही दो हैं। ठीक है, मतलब ये तीन मेघालय, झारखंड और आंध्र प्रदेश, इसके अलावा ये सब थोड़ा मतलब अलग ही हो गए। ठीक है, राजस्थान में रोहिल खंडेला हो गया, कर्नाटक में भीमा बेसिन हो गया, भीमा रिवर है ना, बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखना बिहार मतलब जैसे अभी तो कुछ न्यूज़ में चला है तो हो सकता है पूछ ले। और यूपी में ये ध्यान रखना, यूपी के लोग, क्योंकि पीसीएस वाला एग्जाम आ रहा है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में भी मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वहाँ पे मतलब यूरेनियम का रिजर्व है। ठीक है, उसके अलावा बस ये जान लीजिए दोस्तों, जो जादूगोड़ा वाली माइनिंग साइट है ना यूरेनियम की, वो इंडिया की पहली यूरेनियम माइनिंग साइट है। ठीक है, उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम क्या है दोस्तों, ये मतलब एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, और इसका सिंबल जो सिंपल यू से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है यूरेनस जो प्लेनेट है ना दोस्तों, उसके नाम पे आया है। ठीक है, उसी के नाम पे रखा है। ठीक है, और ये समझ लीजिए नेचुरली जितने भी एलिमेंट अकर करते हैं नेचर में, उनमें सबसे हैवीएस्ट अगर कोई है तो वो है यूरेनियम। ठीक है, और इसका अगर मतलब कलर देखेंगे, ये थोड़ा सा सिल्वरी वाइट टाइप का मेटल होता है। ठीक है, मतलब सिल्वरी वाइट इसका कलर होता है और मेटल है। उसके बाद आप जान लीजिए ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब जैसे कि मतलब ये कुछ मतलब स्प्लिट करके एनर्जी मतलब मैक्सिमम एनर्जी मतलब स्प्लिट करते हैं, जैसे न्यूट्रॉन जो मतलब जैसे कि अंदर का जब न्यूट्रॉन जो होता है अनस्टेबल, मतलब आप ये समझिए जब एटम अनस्टेबल हो जाता है तो उससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, मतलब बस यही समझ लीजिए। ठीक है, बहुत सारे रेस निकलते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, जिनको मतलब देखना और महसूस करना मुश्किल है, पर उसका इफेक्ट बॉडी पे बहुत तगड़ा होता है। वो जो रोज रेस आती हैं, और वो रेस क्या है कि मतलब इंसान की डेथ भी हो सकती है, बस इतना ही समझ लीजिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, और ये नेचुरली अकरिंग है, मतलब आइसोटोप्स है इसके, जैसे दो यूरेनियम 234 के रूप में आता है, या यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। इनमें जो सबसे ज़्यादा फिसाइल है, मतलब जो ईजिली स्प्लिट हो जाता है दोस्तों, वो है यूरेनियम 235, और यही सबसे ज़्यादा कम क्वान्टिटी में मिलता है। ठीक है,
और दो एक चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मतलब यूरेनियम मतलब है, इसकी डिस्कवरी किया था मार्टिन हेनरिच कलाप्रोथ ने, पर इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी वाली जो मतलब फेनोमेना है उसका डिस्कवरी किया था किसने यूरेनियम में, तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका ये यूरेनियम जो है ये एक एक्टिनाइड, एक्टिनाइड मतलब होता है ये एक्टिनियम मतलब एक मतलब सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज में ये आता है, ठीक है। सारे सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें, ठीक है, उसी में एक्टिनाइड में ये यूरेनियम भी आता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट एलिमेंट भी है नेचुरली अकरिंग, ठीक। अब प्रोडक्शन के हिसाब देखेंगे ग्लोबली तो कजाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया का 40% तक का प्रोडक्शन खुद कर देता है। उसके बाद कनाडा आता है सेकंड नंबर, फिर नामीबिया आता है, फिर फोर्थ में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। पर इसमें भी इंपॉर्टेंट ये ध्यान रख लीजिए, कनाडा में जो सबसे हाई ग्रेड वाला यूरेनियम मिलता है, ठीक है, आथाबास्का बेसिन में। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है लार्जेस्ट रिजर्व है इसके पास, प्रोडक्शन के हिसाब से कजाकिस्तान ज़्यादा है, पर मतलब क्वालिटी के हिसाब से कनाडा के पास, और मतलब लार्जेस्ट के मतलब मैक्सिमम रिजर्व के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए दोस्तों, इसमें जो है कि यूरेनियम में क्या है कि तुरंत पूरा प्योर फॉर्म नहीं मिलता है। जो मतलब हम लोग को यूरेनियम मिलता है उसको मतलब एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिस प्रोसेस से में मतलब एक मशीन मतलब एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग ही मतलब यूरेनियम की जो आइसोटोप है ना उसको अलग करता है। जैसे मान लीजिए ये सेंट्रीफ्यूग एक मतलब सेंट्रीफ्यूग मतलब वही है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब यूज़ करती है। मतलब जैसे कि अगर यहाँ से आप कोई धागे से एक पत्थर बांधें, ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ना, तो ये जो पत्थर को नहीं जाने देना, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। ये जो पीछे की तरफ ढकेल रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की तरफ अगर ढकेलता तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है। बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो यही प्रोसेस होता है इसमें, मतलब जैसे छाछ वोछ वाला नहीं निकाला जाता है, मतलब माता हुए जैसे ऐसे ऐसे करते रहती हैं तो उससे मतलब मक्खन साइड हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से है कि इसमें क्या है कि जो हैवी मेटल है वो साइड आ जाएगा, और जो मतलब लाइट वाला हो बीचों बीच आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेना अब ये हो गया दोस्तों। तो अब ये डिवाइस यूज़ होता है इसको सेपरेट करने के लिए। तो प्रोसेस कैसा है दोस्तों, सबसे पहले क्या है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है यूरेनियम, तो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको पहले गैस में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो गैस में क्या है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट किया था। अब जब ये हेक्साफ्लोराइड कम हो जाता है फिर इसको सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं। स्पन मतलब स्पिन मतलब गोल गोल घुमाने वाला ही स्पन ही कहलाता है। फिर इसको क्या सेंट्रीफ्यूज में डाल दिया था, वो गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। और गोल गोल घूमने की वजह से क्या होता है कि जो हैवियर मेटल होता है वो सीधा पीछे मतलब पत्थर भारी है ना साइड में है, तो वैसे ही और जो हैवियर यू होगा, हैवियर कौन सा है U-238 मतलब आइसोटोप, ये एकदम एज पे पहुंच जाएगा। और जो लाइटर वाला है U-235 ये आ जाएगा सेंटर में। यही सबसे ज़्यादा फिसाइल है, मतलब इजीली स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी भी रिलीज करता है, ठीक। और ये ध्यान लीजिए, और इसी प्रोसेस को बार बार मतलब मल्टीपल सेंट्रीफ्यूज में मतलब दोहराया जाता है, ताकि जो एनरिचमेंट है, जो मतलब U-35 का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर सकें, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, अब अगर देखेंगे तो कंपोजिशन अगर देखेंगे नेचुरल यूरेनियम का, तो इसमें दो है। एक तो 99.3% अगर इसमें देखेंगे तो U-238 है, ठीक है, ये फिसाइल है। और यही मतलब समझ लीजिए ये फिसाइल नहीं है दोस्तों, ये मतलब प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो सकता है रिएक्टर में, ठीक है। और मेन क्या है हमारे लिए, ये 0.7% जो है इसमें नेचुरल यूरेनियम में U-235 फिसाइल है, मतलब ये जो है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो यूज़ में कैसे आता है। जैसे अगर मान लीजिए जो एनरिचमेंट है मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, अगर मान लीजिए यूरेनियम का एनरिचमेंट अगर 3 से 20% तक हो जाए, मतलब U-235 तक, इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज़ करके, ठीक है। और उसके बाद अगर न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो इन्हीं का एनरिचमेंट जो है अप टू 90% अगर कर देंगे तो ये एक न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद एनरिचमेंट वही है दोस्तों, मतलब जो प्रोपोर्शन होता है U-235 का उसको बढ़ाना, मतलब प्रोपोर्शन वाइज, और जो कि यूरेनियम फ्यूल की तरह यूज़ होगा, ठीक है। और बाकी जो एप्लीकेशन होते हैं उनमें यूज़ करने के लिए, ठीक। उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर है आपका दोस्तों। ये न्यूज़ में क्या है, मोहनलाल टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये कौन है दोस्तों, ये साउथ इंडस्ट्री के मतलब साउथ सिनेमा इंडस्ट्री के काफ़ी मतलब जाने माने एक्टर हैं। तो इनकी फ़ोटो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये हैं मोहनलाल जी, ठीक है। उसके बाद दादा साहेब फाल्के कौन है, ये हैं आपके दादा साहेब फाल्के, ये इन्हीं को मतलब फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है, ठीक है। और ये है देविका रानी जी, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब ये है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है सिनेमा के मतलब फील्ड में, ठीक है। और ये उस इंसान को दिया जाता है जिसने मतलब इंडिया के जो सिनेमा वाला है ना उसमें डेवलपमेंट और कुछ बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, मतलब लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए, मतलब एक तरह से लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है जिन्होंने मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम किया हो इंडिया सिनेमा के, ठीक है। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और दिया जाता है हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड जब होता है ना उसी समय दिया जाता है, ठीक है। और किसके
द्वारा दिया जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मिलता है, एक तो स्वर्ण कलम मतलब गोल्डन लोटस होता है, एक मेडल होता है, एक शॉल होता है, शॉल है ये दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा कैश प्राइज होता है 10 लाख रुपए तक, ठीक है। और ये जो 1969 से स्टार्ट हुआ था दादा साहेब फाल्के को अवार्ड दिए ना, ठीक है। और ये इस समय क्या था ना, मतलब इस समय जो मतलब दादा साहेब फाल्के जी थे उनका 100वां मतलब 100 मतलब इस मतलब जो बर्थडे था उसको सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब उसको यादगार बनाने के लिए इस अवार्ड की स्टार्ट किया गया था 1969 में, उनके 100वें मतलब एनिवर्सरी पे, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के जो कि 1870 से 1940 तक मतलब रहे थे, ठीक है। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है। इन्होंने ही पहली मूवी मतलब इंडिया की जो पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म थी हरिश्चंद्र, उसको मतलब डायरेक्ट किया था 1913 में, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखें, इस बार जो नेशनल अवार्ड है वो 71st नेशनल अवार्ड है 2025 में, और इसी में जो मतलब अवार्ड मिल रहा है मोहनलाल जी को, ये 55th मतलब दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, और 54th जो कि 2024 में दिया गया था ये मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो पहला था वो दिया गया था देविका रानी जी को। देविका रानी जी अगर आप देखेंगे तो पहली मतलब जो एक्टर थी, ठीक है। एक्टर एक्ट्रेस कुछ नहीं होता, एक्टर होता है दोस्तों, मतलब पर यह है कि मतलब लेडीज़ लोगों को एक्ट्रेस बोला जाता है, ठीक है। ये भी एक्टर ही है, तो यही है जिनको पहला मतलब दादा फाल्के अवार्ड मिला था, ठीक है। और भी 17वें नेशनल अवार्ड में, क्योंकि मतलब जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो 1953 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और पृथ्वीराज कपूर और एक विनोद खन्ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनकी 2017 में मतलब इन्हीं यही दोनों हैं जिनको मतलब मरने के बाद मतलब पोस्टह्यूमस मतलब मरने के उपरांत मतलब मिला हो मतलब दादा साहेब फाल्के, तो यही दो हैं, ठीक है। और ये दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और दादा साहेब फाल्के मतलब इनकी मतलब जन्म कब हुआ था, 30 अप्रैल 1870 में हुआ था इनका मतलब बर्थ में हुआ था, और महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ है, थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये झारखंड का न्यूज़ है। उसमें क्या है, जो कुर्मीस वाले जो कम्युनिटी है ना, कुर्मीस, उन्होंने क्या किया, रेलवे रूट को ब्लॉक कर दिया है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको मतलब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दो, क्योंकि हमारा जो है मतलब लिंक ये ट्राइब से आता है, मतलब ट्राइब से है, मतलब जंगल से या फिर मतलब जो पुरानी जनजातियां हैं ना उनसे है लिंक हमारा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जाते हैं कुर्मीस और कुनबीस क्या है ये दोस्तों, ये मतलब क्षत्रिय कहलाते हैं, मतलब बिलीव माना जाता है कि ये क्षत्रिय थे जो बाद में एग्रीकल्चर को जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया था वही है ये कुर्मीस, ठीक है। मतलब हिंदू फार्मिंग कास्ट है जो कि इंडिया और नेपाल दोनों जगह पाई जाती है। यूपी बिहार में मतलब जो इंडो गैंगेटिक एरिया है ना वहाँ पे पाया जाता है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। और उसके बाद इनकी जो लैंग्वेज है कुरनाली, ठीक है। अब इशू क्या आ रहा है दोस्तों, इशू ये बोल रहे हैं कि पहला तो डिमांड कर रहे हैं कि हमको मतलब शेड्यूल ट्राइब का मतलब आप स्टेटस दीजिए, और दूसरा बोल रहा है कि हमारा जो इंक्लूजन है, जो हमारी जो लैंग्वेज है कुरमाली लैंग्वेज, इसको 8 शेड्यूल में आप मतलब जगह दीजिए। अब हम लोग को ये जानना है 8 शेड्यूल जो है दोस्तों, इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन दिया गया है, वो सारी लैंग्वेज इसी 8 शेड्यूल में मेंशन की गई है। तो टोटल कितनी है, 22 लैंग्वेज है। और ये जो 8 शेड्यूल है ये किसके अंडर में आता है दोस्तों, ये पार्ट 17 के अंडर में आते हैं, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 तक है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है दोस्तों, 343 से 351 में। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए 343 जो है ये हमारे देश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि हिंदी, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट में, उसको मतलब बताता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 345 क्या करता है, ये इससे स्टेट्स में जो ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है उसके बारे में डील करता है। उसके बाद आर्टिकल 348 क्या करता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ना उनमें जो लैंग्वेज यूज होती है उसके बारे में डील करता है लॉज में, ठीक है। उसके बाद 351 क्या कहता है, ये दोस्तों बात करता है हिंदी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका तीसरा प्रोसीज्योर। अब ये जो डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब में मतलब हम लोग को दर्जा दीजिए, तो इसे कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट ऐसे नहीं बन जाती, इनका इंक्लूजन करने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर है। तो सबसे पहले क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ट्राइब को फाइंड करेगी, मतलब कौन फाइंड है, मतलब अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनको पता करेगी, और उसके बाद ये अपना प्रपोजल देगी कहाँ पे, जो मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ना वो उसको देगी, ठीक है। और फिर ये जो है ये सेटिस्फाई होने के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मतलब तहकीकात करवाएगी, मतलब आप भी देखिए कि ये सही है कि नहीं है। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जब सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ सही है, मतलब पूरा कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो ये किसको भेज देगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ठीक है। ये भी अलग है दोस्तों, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट पहले एक ही था, फिर बाद में अलग हो गया, ये हम लोग मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो में भी बात किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये इसने अप्रूव कर दिया तो अप्रूव करने के बाद ये सीधा चला जाता है यूनियन गवर्नमेंट के पास। यूनियन गवर्नमेंट के पास जाना मतलब यूनियन कैबिनेट के पास। अब यूनियन कैबिनेट के पास चला गया तो ये क्या करेंगे, एक अमेंडमेंट कर देंगे, किसमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला से मतलब शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर है 1950, उसी में अमेंडमेंट करके इसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद मतलब किसको भेज देंगे, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन इशू करेंगे। और नोटिफिकेशन किसके तहत इशू करते हैं, आर्टिकल 341 करते हैं वो शेड्यूल कास्ट को मतलब इंक्लूड करने के लिए, और आर्टिकल 342 यूज करते हैं वो शेड्यूल ट्राइब को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है।
और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक और ध्यान रखना दोस्तों, आर्टिकल 366 का 25वां क्लॉज जो है सब पार्ट, ठीक है, ये डिफाइन करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कौन है क्या है, ठीक है। और उसके बाद 366 का जो 24वां पार्ट है सब पार्ट जो है ये शेड्यूल कास्ट को, मतलब 24वां शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है और 25वां शेड्यूल ट्राइब को, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी है दोस्तों जो लोकल कमेटी 1965 में लाया गया था, ये मतलब इसने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया था कि जिसके मतलब तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को मतलब इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इनके हेड थे BN लोकुर जी, ठीक। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर आपका दोस्तों, वन टाइम H1B फी फॉर न्यू एप्लीकेंट्स US। एक्चुअली क्या है, यूनाइटेड स्टेट कह रहा है कि मतलब जो भी H1B फी मतलब जो H1B मतलब एक वीज़ा है दोस्तों, कोई भी मतलब जो US की कंपनी है जब चाहती है मतलब जब उन्हें मतलब सही मतलब उम्मीदवार ना मिले, सही मतलब कैंडिडेट ना मिले US में, तो बाहर से फॉरेन कंट्रीज से कुछ एम्प्लॉयज़ हायर कर सकती हैं जो कि मतलब वेल स्टेप मतलब नॉलेजेबल हो, ठीक है। तो उनको अगर लाना चाहती है तो उन कंपनियों को अब एक टाइम के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा, करीब करीब $1 लाख US देना पड़ेगा, तब जाके वो अलाउ होंगे, ठीक है। अब इतना देगी तो मतलब कम से कम हायर करेंगे वो लोग, है ना, इतना पैसा तो बहुत होता है। पर अगर बहुत ज़्यादा ही मतलब क्वालिफाइड आदमी है, लगता है कि कंपनी को ये बहुत बूस्ट करेगा इन कंपनी को, तो उसको ले सकती हैं। पर बाकी पहले 2000 से 3000 मतलब डॉलर ही था, ठीक है, अचानक से बढ़ा दिया ताकि मतलब इन अमेरिका के जो लोग हैं उनको ज़्यादा हायर करें कंपनी US की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं H1B वीज़ा है क्या दोस्तों। ये दोस्तों नॉन इमिग्रेंट्स के लिए होता है। अब देखिए नॉन इमिग्रेंट और इमिग्रेंट में फ़र्क क्या होता है दोस्तों। इमिग्रेंट वो लोग होते हैं जो कि परमानेंट रेसिडेंट होते हैं किसी कंट्री के, ठीक है, मतलब है तो फॉरेन के पर वो परमानेंट रेसिडेंट होते हैं किसके, उस पर्टिकुलर कंट्री के। और नॉन इमिग्रेंट वो होते हैं जो टेम्परेरी मतलब आते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए आते हैं किसी फॉरेन कंट्री से, ठीक है, वो नॉन इमिग्रेंट कहलाएंगे, ठीक है। ये वीज़ा कौन इशू करता है, ये US गवर्नमेंट करता है इनके लिए इशू, ठीक है। अब इसके तहत क्या किया जाता है, US एम्प्लॉयर जो मतलब US की जो कंपनियां हैं वो फॉरेन के जो वर्कर्स हैं उनको हायर करती है, जो कि मतलब स्पेशल मतलब जो कि स्पेशलिस्ट हों, मतलब काफ़ी नॉलेजेबल और किसी स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशंस के लिए मतलब वो इनको हायर करते हैं, जब मतलब उनके जितना कैपेबल एप्लीकेंट मतलब जो US का नहीं हो। और इसमें ये भी कर दिया कि आपको प्रूफ भी करना होता है कि हाँ US का एप्लीकेंट उतना इनसफिशिएंट नहीं है जितना वो है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये लॉटरी सिस्टम से होता है, रैंडमली होता है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 3 साल की है और 3 साल तक एक्सटेंडेबल है, पर एक ही बार दोस्तों, मतलब टोटल 6 साल तक ही स्टे कर सकते हैं। पर एक बात और है दोस्तों, H1B वीज़ा के थ्रू क्या होता है ना कि मतलब जो परमानेंट रेसिडेंसी है उसके लिए लोग मतलब जो होल्डर होगा वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ पे रहते रहते उनका बच्चा हो गया तो जो जिसने वहाँ पे जन्म लिया उसको तो हक मिल ही जाएगा, उसी के तहत क्या ग्रीन कार्ड भी मिल जाता है इन लोग को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और इसका मतलब कोटा भी ऐसा नहीं कि जितने चाहे मत बुला लो, इसका 85,000 ही एनुअली है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर है अर्शदीप सिंह दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ हमें है, ये देखिए ये है पर्टिकुलर बंदे हमारे अर्शदीप सिंह, इंडियन क्रिकेट के मतलब बॉलर हैं, फास्ट बॉलर। अभी इन्होंने क्या किया है, मतलब वनडे एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं, पहले इंडियन फास्ट बॉलर है जिन्होंने T20 में 100 विकेट पूरे किए हैं, ठीक है। उसके बाद विनू मनकड़ जिन्होंने मतलब पहले मतलब 100 विकेट लिए हैं मतलब टेस्ट मैच में, विनू मनकड़। और कपिल देव ने 100 ODI विकेट लिए हैं, ODI मतलब आपके फास्ट बॉलर हैं, ठीक है, जो ODI में लिए हैं 100 विकेट मतलब तेज, ठीक है, सबसे तेज, ठीक है, मतलब सबसे तेज मतलब T20 विकेट लिए हैं 100 इन्होंने अर्शदीप सिंह ने, और सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट विनू मनकड़ ने लिया और कपिल देव ने 100 ODI विकेट लिए, सबसे तेज मतलब फास्ट बॉलर, ये सब फास्ट बॉलर है, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2025 रिकॉर्ड। ये एक्चुअली क्या है, वाटर से रिलेटेड है, जैसे फ्रेश वाटर और वाटर की अवेलेबिलिटी को मतलब ग्लोबली बताता है क्या है, ठीक है। हम लोग के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि इसको निकालता कौन है, तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के निकालता है। ये इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में हुई थी, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, और UN की एक एजेंसी है, तो बस इतना याद रखिए, वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर आपका दोस्तों, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल फेंसिंग कंपटीशन। फेंसिंग दोस्तों जैसे कि जैसे मुंह पे नकाब पहन के पूरा प्रोटेक्ट होके जो तलवारबाजी मतलब सुई मतलब ऐसे तलवार पतली पतली नोक वाली होती है ना, इसी से लड़ा जाता है, वही फेंसिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये पहला इंटरनेशनल कंपटीशन है जो इंडिया में कराया जा रहा है। तो ये कहाँ कराया जाए, तो हल्द्वानी उत्तराखंड में, वहाँ पर कराया जा रहा है, 19 से 23 सितंबर तक है, ठीक है, मतलब खत्म भी हो, मतलब जब जैसा अभी रिपोर्ट पूरा नहीं आया तो फिर दोबारा बात करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एशियन कैडेट कप इंडिया 2025, मतलब मैक्सिमम मतलब कंट्रियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो पहली बार हो रहा है। तो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना जरूरी है। इसके मतलब प्रेसिडेंट कौन है, सतीश पाटिल है और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ठीक है।
उसके बाद आपका 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर आपका दोस्तों 2025 PN7। ये क्या है दोस्तों, ये एक क्वासी मून है, क्वासी मून या क्वासी सैटेलाइट बोल सकते हो अर्थ का, ठीक है। इसको डिस्कवर किसने किया, तो हवाई जो है मतलब ये यूएस का ही है, मतलब एक मतलब द्वीप मान लीजिए, इस यहाँ पे एक पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी उसने खोजा है, ये एक एस्ट्रॉइड है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को लिए बस ये जानना जरूरी है कि क्वासी मून या क्वासी सैटेलाइट क्या होता है दोस्तों। ये एक्चुअली क्या है कि मतलब ये वो एस्ट्रॉइड होते हैं या फिर वो मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होते हैं जो लगता है जैसे कि मतलब किसी प्लेनेट का चक्कर लगा रहे हो, मतलब जैसे ये जो मून है ये लग रहा है जैसे अर्थ का चक्कर लगा, पर एक्चुअल में क्या है, ये सन का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जिस मतलब जितना टाइम अर्थ को लगता है सन का चक्कर लगाने में उतना ही टाइम इनको भी लगता है, ठीक है, पर देखने में लगता है जैसे कि ये अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, बस यही क्वासी मून है। और मून तो अर्थ का चक्कर लगाता है, यही डिफरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, जस्टिस PB भजंत्री। अब ये है मतलब नए चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट के पटना के, तो मतलब ये ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाम ध्यान रखिए, वन डे एग्जाम पूछ रहे हैं। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इनका अपॉइंटमेंट होता कैसे, तो इनका अपॉइंटमेंट जो है आर्टिकल 2017 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है, अपॉइंटमेंट, ठीक है। और इनका टेन्योर जब तक ये 62 साल का ना हो सके तब तक ये अपनी पोजीशन पर रह सकते हैं। और उसके बाद इनकी एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, या तो किसी जुडिशियल ऑफिस में मतलब इंडिया के टेरिटरी के अंडर में किसी जुडिशियल ऑफिस में कम से कम 10 साल इन्होंने मतलब रहे, और उसके अलावा अगर इसके अलावा अगर ये मतलब किसी मतलब एक हाई कोर्ट या 2 से 3 कोर्ट्स में मतलब लगातार मतलब 10 साल तक एटलीस्ट इन्होंने प्रैक्टिस किया हो, तब भी ये हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है रिमूवल वैसा ही जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल होता है ना, सेम वैसा ही प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद आता है 10th न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ आज का दोस्तों, वो है दोस्तों CISF, ये है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये दोस्तों क्या है ना, जो मतलब जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया के, या ताजमहल हो गया, या फिर मान लीजिए कोई PSU हो गया, या फिर मान लीजिए कोई मतलब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो, इन सब की सुरक्षा जो करते हैं तो वो CISF ही है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये एक मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स, मतलब जो मिलिट्री की हेल्प के लिए होते हैं ना उनके लिए। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना 10 मार्च 1969 में। और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं परावीर रंजन, ठीक है। उसके बाद ITBP क्या है दोस्तों, ये जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था ना उसके बाद 1962 में ही इसकी स्थापना की गई, तो उसके बाद ही तुरंत, ठीक है। ये इंडिया चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, प्रवीण कुमार, ठीक है दोस्तों। तो यही थे आज के करंट अफेयर, मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू।